एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु और मैं आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। सो आई विश आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अगर पसंद आता है तो। ठीक है, ठीक है, नाउ स्टार्ट। बेटा हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स है। एनसीईआरटी बुक को कंसिडर किया गया इसके अंदर। ठीक है, हम कोई और रिलेवेंट बुक को कंसिडर नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। अगर फिर भी कोई ऐसे स्कूल से बच्चा अगर चैनल को देखता है या पढ़ता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हाँ ये हमारे यहाँ ये वाली बुक पढ़ाई जाती है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर 1 बेटा, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, चलिए बच्चे, ये सब टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे आप इन सब टॉपिक्स के आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक्स कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज बेटा कंक्लूजन। ठीक है, सो पहला है बेटा टॉपिक, तो हम पहले ना ये कंसिडर कर रहे हैं, इसको डिटेल पढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे सारा टॉपिक कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए ओके, नेक्स्ट वन। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम एक छोटी सी कहानी पहले रिलेट करते हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेटा जहांगीर सबको पता है, एक मुगल एम्परर था, 4th नंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा सुन लीजिए। तो जो जहांगीर था उसके टाइम पर कोई फॉरनर्स आए, उन्होंने बोला भाई हमें टैक्स फ्री ट्रेड करना है। क्या करना है बच्चा? ट्रेड करना है, और वो भी कैसा बच्चे? टैक्स फ्री। इसके लिए उन्होंने क्या मांगा बच्चा? उन्होंने ग्रांट मांगा, परमिशन मांगा, और ये परमिशन जहांगीर जी ने उस फॉरेनर को दे दी। तब से कहा गया कि एक ऐसा टाइम पीरियड शुरू हो गया कि इनकी इन्वेजन इंडिया में शुरू हो गई। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, ये स्टोरी थी, आप लिंक कर पाएंगे। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट करंट मेकिंग। जैसी आज है इंडियन इकोनॉमी की हालत, वैसी पहले नहीं थी। राइट, इट हैज़ इट्स रूट स्टीप इन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका रूल आज से नहीं है बेटा, अप्रॉक्स 200 साल या 200 साल से भी शायद ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा इंडिपेंडेंट जब हम आज़ाद हुए वो डेट ये थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को 15 अगस्त याद होता है बट ईयर याद नहीं होता, तो प्लीज़ कंसिडर इट 1947। नेक्स्ट क्लास जो होगी तो मैं अगर पूछती हूँ तो आपको 1947 याद होना चाहिए। ठीक है, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्री। बेटा इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये अपने देश में जो भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे थे इंग्लैंड में या और भी कई देशों में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, तो बच्चे उनको एक्सपेंड करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। कोई तो माल बनाएंगे ना, खाली इंडस्ट्री तो चलेगी नहीं, तो वो सारा का सारा रॉ मटेरियल किससे लेते थे? इंडिया से। तो इंडिया क्या रह गया था इनके लिए? एक रॉ मटेरियल सप्लायर रह गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। ओके, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। बेटा कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसा एक एरिया या एक ऐसा पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप जिस पर कोई और शासन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया, और हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है, कौन रूल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया के लोग क्या हो गए बेटे? कॉलोनी हो गए। तो यही था बेटा कॉलोनियल रूल। ठीक है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। बेटा एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। ठीक है, अराइवल यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कैसे थे? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं थे। एग्रीकल्चर कैसा था बच्चा? हमारा मेन सोर्स था, जो कि आज भी है। इंडिया वॉज वेल नोन, और इंडिया बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत नाम जाना जाता था, जैसे कि बेटा किस किस क्षेत्र में? कॉटन में, सिल्क टेक्सटाइल में, मेटल में और प्रीशियस स्टोन के वर्क में। चलिए आगे चलते हैं। बेटा कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई और रूल कर रहा है और वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है तो बेटा अंडरस्टूड है, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा होगा। तो क्या था बेटा, देख लेते हैं ड्रॉबैक्स। colonial government in India were concentrated more on protection promotion for their country. जो
कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही थी, अपनी कंट्री का फ़ायदा देख रही थी। इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी। बच्चा रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिसीज कौन बना रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। फॉलो कौन कर रहा है? हम। तो अगर किसी कंट्री को समझना है तो उसके लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे, बाहर के लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे, अंडरस्टूड है, अपने लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सिर्फ और सिर्फ इनकी कंट्री को फ़ायदा हो, इन लोगों को फ़ायदा हो, ना कि हमें। सच पॉलिसीज ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन पॉलिसी के वजह से फंडामेंटल चेंजेस आए हमारी कंट्री में, ठीक है। हम क्या रह गए बेटा? सप्लायर बन के रह गए, कस्टमर बन गए फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, जो कि ब्रिटेन से आते थे। कॉमन सी बात है बेटा, ये हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है। उस पर प्रोसेस होता था बेटा, प्रोसेस कहाँ हो रहा है? बाहर। और बेटा जब वो फिनिश्ड हो जाती थी, फिनिश्ड कौन बचा है? फिनिश्ड गुड्स की बात की जा रही है, तो वो वापस इंडिया में आके बेच दिए जाते थे, ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल पर कैपिटा इनकम। बेसिकली ये कहा जा रहा है, अगर हमारी हालत अच्छी नहीं है इंडियन इकोनॉमी की, किसकी टाइम की बात है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की बात है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना यार, हम कहाँ लाई करते हैं, एक लेवल पता होना चाहिए कि हाँ भाई इससे ऊपर है हम इससे नीचे हैं। तो वो लाइन निकालने के लिए एटलीस्ट हमें पर कैपिटा इनकम तो पता हो, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, अलार्मिंग पोजीशन पे है। तो ये सब जानने के लिए बेटे हमें नेशनल पर कैपिटा इनकम अपने देश की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, उस टाइम भी कुछ एस्टिमेटर थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तरीके फाइंड किए। द फर्स्ट इंडियन, दादा भाई नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये याद कर लीजिएगा। विलियम डिग्बी, फिनले, वी के आर वी राव जी की जो एस्टीमेट्स प्रोसेस होगा वो उस टाइम बेटा सिग्निफिकेंट कंसिडर किया गया था, ठीक है। तो याद कीजिएगा NRC देसाई। अगर आपको 3-4 नाम याद है तो बहुत बढ़िया है, पर VK राव याद कर दीजिएगा बच्चा, और एक दादा भाई नौरोजी जी। हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानते हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं बच्चा, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानेंगे कैसी थी, कैसे हालात ख़राब हुए, तो बेटर है ना जानना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी क्यों ऐसी हो गई। चलिए एग्रीकल्चर 85% बेटा हमारी आज भी, ठीक है, आज 85 तो नहीं बट फिर भी 60 to 65 पॉपुलेशन इंडिया की आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। विलेज में रहती है, अपना लाइवलीहुड के लिए बेटा, अपने जीवन को चलाने के लिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्टैग्नेशन होता है बेटा किसी चीज़ की स्लो ग्रोथ, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो जान लिया, अगर पता था तो वेरी गुड। कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट हुआ। पहला लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, कमर्शलाइजेशन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। स्टार्ट विद दिस बेटा, लैंड सेटलमेंट में ज़मींदारी सिस्टम आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया। ज़मींदारी में हुआ क्या बेटा, ये एक एग्रीमेंट था किन किन के बीच में बेटा, एक तो था ज़मींदार, ठीक है बेटा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है बेटे। इसमें हुआ क्या, टोटल जो किसान देता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, बच्चे उसके 10 हिस्से, 11 में से 10 हिस्से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाते थे और उसमें से एक हिस्सा ज़मींदार रखते थे। आप समझ सकते हैं किसान की क्या हालत होगी, ठीक है। तो जो भी इन द फॉर्म ऑफ रेंट जा रहा है, ज़मींदार को जा रहा है, उसके 11 हिस्से किए जाते थे और उस 11 हिस्सों में से 10 हिस्से कौन रख लेता था बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बचा एक हिस्सा किसका, एक हिस्सा ज़मींदार का। चलिए नेक्स्ट वन, ज़मींदारी सिस्टम। हाँ बेटा, इससे पहले ज़मींदारी सिस्टम आई कब बेटा, ज़मींदारी सिस्टम जब आया ना बेटा 1793 में आया, ठीक है, याद रखिएगा बेटे। हाँ, और बेटे किन के टाइम पे आया, किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। लैंड सेटलमेंट में 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। ज़मींदारी सिस्टम होता है, महत्वारी सिस्टम होता है, रोयतवारी सिस्टम होता है। ज़मींदारी तो हमने सीख लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया और 1793 में आया है। बच्चे महलवारी सिस्टम कब आया, ये एक विलेज ऑटोनॉमी थी, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है, 1822। किसने स्टार्ट किया था बच्चा, हॉल्ट मैकेंजी इन
1822। रॉयत वैली सिस्टम में क्या हुआ बेटा, रॉयत वैली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। इट मीन स्टार्टेड बाय दी थॉमस मुनरो इन 1820। ओके बेटा, सम टाइम ना क्वेश्चन ऐसे आता है, प्लीज अरेंज इन अ सीक्वेंस, स्कैंडिंग और डिस्कैंडिंग ऑर्डर वट एवर। बच्चा आपको सन याद होना चाहिए। जमींदारी कब आया, 1793। स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, द वर्स्ट। सेकेंड बेटा कब आया, प्लीज टेल मी। रॉयत वाली कब आया बच्चे, 1820। किसने शुरू किया, थॉमस मुनरो। द लास्ट वन इज महलवारी, राइट बच्चा, 1822 स्टार्टेड बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, सीक्वेंस में लगा देंगे, स्कैंडिंग आ जाए या डिस्कैंडिंग आ जाए। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया बेटा, कैसी हालत थी हमारी, इंडस्ट्रीज कैसे डिक्लाइन कर दी थी, नॉट सॉरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे डिक्लाइन कर रहा था, अच्छे चीज़ें नहीं थी, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास नए आइडियाज़ नहीं थे। चलिए ऐसे ही सेम हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इन विच वी डिस्कस इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्री बेस। बेटा कॉलोनियल रूल के टाइम पे, यानी जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का रूल था, तब भी हमारी इंडस्ट्रियल बेस साउंड नहीं थी, यानी अच्छी नहीं थी। ठीक है, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होने के बाद भी आप समझ सकते हैं, हम वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बेटा, उसके बाद भी डिक्लाइन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनका सिर्फ मोटिव क्या था, अपना बेनिफिट। इन्होंने कभी हमारे ऊपर उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया ताकि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, एक्सपेंड किया, किसके बेस पे, इंडिया के बेस पे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हम ही देते थे। प्राइमरी मोटिव क्या था बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट का, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कि ऐसी पॉलिसीज बनाना कि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। ठीक है, ओके, फर्स्ट रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ ओनली एक्सपोर्टर। इन्होंने सिर्फ हमें एक्सपोर्टर बना के रख दिया। अपनी इंग्लैंड में सेटअप इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सपेंड करना है इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, क्योंकि वो जान चुके थे ना कि हमारा माइंडसेट कैसा है, यहाँ के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इनसे रॉ मटेरियल सस्ता कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं को महंगे रेट पे इन्हीं का माल कैसे बेच सकते हैं एज अ फिनिश्ड गुड्स, जो कहाँ रेडी हुआ है बेटा, ब्रिटेन वगैरह में। ठीक है, ड्रॉबैक सुन लीजिए, इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। ठीक है, और ऑल्सो अ न्यू डिमांड टू इन अ इंडियन कंज्यूमर मार्केट विद नॉट डिप्राइव हो सके। इंडिया में नई मार्केट जो चीज़ें बन रही थी उनकी डिमांड आ गई थी, बजाय इसके कि वो कोई अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्री का सामान मांगे। अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री ए है और एक इंडस्ट्री बी है, ठीक है, ये अपनी इंडिजीनियस है, इंडिया की है, और ये फॉरेनर की है। बच्चे इसी के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है मार्केट में, और इससे कोई सामान खरीद ही नहीं रहा, तो बताइए इंडिया की हालत कैसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ भी तो कोई लोग काम करते होंगे ना। ठीक है, जब इनसे कोई सामान खरीदेगा ही नहीं और सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो फ़ायदा किसको होगा बेटा, ब्रिटिशर्स को। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे डूरिंग द सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, बट बेटा उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी। इनिशियली बेटा हमने 2 इंडस्ट्री सेटअप्स की, कॉटन एंड जूट। याद रखिएगा कॉटन में ना डोमिनेंट था इंडियंस का, यस, यानी हमने कुछ तो एक्चुअली इंडियन ने अच्छा किया ना, डोमिनेंस इंडियंस का था कॉटन पे, जो कि बेटे कहाँ खोली गई थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, और बेटा जूट इंडस्ट्री कहाँ थी, जो फॉरेनर्स द्वारा डोमिनेटेड थी, वो कॉन्सेंट्रेटेड थी बेटे बंगाल में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द आयरन स्टील इंडस्ट्री बिगिन कमिंग, वो भी आनी शुरू हो गई। बेटा टिस्को याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म प्लीज़, 1907 में टिस्को का फुल फॉर्म है बेटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, बेटा टाटा के साथ साथ कॉटन के साथ साथ और किसके साथ साथ जूट इंडस्ट्री के साथ साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और भी आई, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, इन सब पे भी हमने काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बेटे ये टिस्को की फ़ोटो है, ठीक है, 1907 के बाद की, ठीक है, पुराने टाइम की ही है। और बच्चा ये है अपनी कॉटन इंडस्ट्री। बेटा कॉटन इंडस्ट्री पे फोकस करना, लड़की पे नहीं। ड्रॉबैक करते हैं, ड्रॉबैक क्या थे बेटे,
हार्डली एनी कैपिटल इंडस्ट्री, बेटा उस टाइम भी हमारे पास कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल इंडस्ट्री कह सकते हैं मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री बेटा जिसमें मशीनें बनने का काम हो रहा है ना, ऐसा कुछ था नहीं। देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट, बेटा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था होलसेल डिस्प्लेसमेंट का। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑब्वियसली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी हमारे देश की, डिक्लाइन हो रही थी। ग्रोथ रेट बेटा बहुत कम था, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू सेक्टर इंडस्ट्री एंड इस कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी प्रोडक्ट रिमेन वेरी स्लो, ठीक है। यानी जीडीपी में बेटा, जीडीपी में सब कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको जीडीपी है तो नहीं बेटा इसमें सभी सेक्टर्स होंगे ना, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल, ये तीनों सेक्टर्स में मेंशन होंगे। तो बेटा सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना, सब कुछ ना कुछ अर्न करके जीडीपी में हेल्प ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा इंडस्ट्रियल की बात करें तो ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत स्लो थी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पे आते हैं बेटा। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारे टाइम पे? एग्रीकल्चर समझ में आया, इंडस्ट्रियल समझ में आया, नाउ वी कम टू दी फॉरेन। इसमें क्या था बेटा? इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम। बेटा हम एशियन टाइम से ही अच्छे ट्रेडिंग में रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया वाला किस्सा, 9-10 में सुना होगा बेटा, है ना, या हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना होगा, इंडस सिविलाइजेशन सुना होगा, ठीक है। उस टाइम से हम ट्रेड करते आ रहे हैं। तो हम ट्रेड में अच्छे थे, बट बेटा इनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ थी भाई कि आप अपना सामान सिर्फ हमें बेचोगे, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ इम्पोज करने की वजह से, टैक्स वगैरह, तो हमारे ऊपर जिसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, ठीक है। इंडियन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स। इंडिया क्या बन के रह गया बेटा? एक्सपोर्टर बन के रह गया प्राइमरी गुड। बेटा वो प्राइमरी गुड्स क्या क्या थे? रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और इम्पोर्टर भी बन के रह गया, बट इम्पोर्टर इसके बेटा फिनिश्ड गुड के, जो कहाँ रेडी होके आते थे? बाहर से, ब्रिटेन से, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन ट्रेड, हाफ ऑफ द इंडियन ट्रेड बेटा रिस्ट्रिक्टेड हो गया ब्रिटेन के लिए। आगे चलते हैं। ड्रॉबैक सुनते हैं बेटा, ऐसा क्या था, क्या कारण रहे कि हमारा फॉरेन में भी हमने अच्छा नहीं करा? मोनोपॉली ऑब्वियसली बेटा ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल करे तो मोनोपॉली भी उनकी हुई। मोनोपॉली बेटा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है, ठीक है। मोनोपॉली सिचुएशन होती है। स्विस कैनाल ओपन होने की वजह से बच्चे काफ़ी सारा टाइम कम हो गया ट्रेड का ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में अप्रॉक्स 4500 माइल्स, जिसकी वजह से ये हम पे और जैसे कंट्रोल करते थे, ठीक है। और बेटा बहुत सारे सिविल गुड्स थे जो बहुत असेंशियल थे, लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ, करोसिन, ठीक है। कैरोसिन बेटा ये बहुत कम हो गए हमारे पास। डेमोग्राफिक कंडीशन होता है बेटा, डेमोग्राफिक कंडीशन होती है वहाँ के लोगों की कंडीशन। वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी बेटा? डेमो मीन्स रिलेटेड टू पीपल, डेमो, ठीक है, डेमो। ओके, about the population of British India were first collected a census in 1881। इम्पॉर्टेंट है बेटे, रट जाइएगा बेटा। जो सेंसस है, सेंसस मीन्स अकाउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पहली बार 1881 में हुई थी बेटा, हर 10 साल में की जाती है। और इसमें लिटरेसी रेट भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी कंट्री की 100 पॉपुलेशन है तो उसमें सिर्फ 16 लोग ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी रेट बेटा, फीमेल तो क्या ही कहूँ, 16 अगर टोटल ओवरऑल पढ़ रहे हैं एज अ मेन तो बेटा सिर्फ 7% वीमेन है, यानी बहुत कम है यार, ठीक है। पब्लिक हेल्थ ना के बराबर थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। आपको मॉर्टलिटी रेट बहुत कम था, बहुत ज़्यादा था, इट मीन्स डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। एंड बेटे साथ ही साथ इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी क्वाइट अलार्मिंग, वो भी बहुत ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स थी। आप इमेजिन कीजिए यार, इमेजिन हो सकता है भाई 44 ईयर्स बचे हो किसी इंसान के पास। 18 तक तो भाई 12th ही होगी, है ना, मान लेते हैं 1-2 साल कोई फेल भी हो गया। 20 से 25 साल तक पढ़ाई होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी करना है। क्या ही चाहिए यार, 25 साल यहाँ निकाल दिए उसने, कितना कम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या ही करेगा। बट एट प्रेजेंट 68 कंसिडर की जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज में की जा रही है, किसी को बीमारी हो और वो पहले मर जाता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पॉवर्टी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये पिक्चर है 1869 की, जब फर्स्ट टाइम स्विस कैनाल ओपन की गई थी, ठीक है, जिसके वजह से 45 माइल्स का डिस्टेंस
किसके बीच में बचा? ब्रिटेन और इंडिया के बीच में कम हो गया था। नेक्स्ट वन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कामकाज का स्ट्रक्चर कैसा था? कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा इंडिया का डिफरेंट काइंड ऑफ था। वर्किंग पर्सन डिफरेंट सेक्टर में अपने आप को इंगेज करके रखते थे, जो कि एक साइन था कुछ चेंज का, ठीक है, लिटिल साइन ऑफ चेंज। एग्रीकल्चर सेक्टर काउंटी लार्जेस्ट शेयर। मान लीजिए अगर कोई कंट्री है जिसमें 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और बच्चा ये वाला आप ले लो सर्विस, तो सबका बेटा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ओके, इनकी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेजेस गिवन है। 70 से 75% बचा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग बेटा 10% ओनली एंड 15 to 20 सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। अंडर द कॉलोनियल रीजन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ्स एडेड डेवलप। बेटा ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के टाइम पर ही ये सब उस टाइम इनका विकास हुआ, उसी टाइम ये सब बनाए गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बट हाँ इनकी सोच ऐसी नहीं थी कि ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। इन्होंने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इनको ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है, अपनी आर्मी लाने में, अपना सामान ले जाने में, अपना सामान बेचने में, डिस्टेंस की शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़े, ठीक है। और भी बहुत सारे कई रीजंस थे, तो आपको याद रखना है क्या क्या लेके आइए, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, ये सब इन्होंने किया, ठीक है। बेटा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, बेटर की इन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो रोड वगैरह थी वो इतनी बेटर नहीं थी, ठीक है। रेलवे बेटा याद रखना 1850 में शुरू की गई थी, और फर्स्ट ट्रेन जो चली थी बच्चे 1853 में, ओके, 16 अप्रैल, ओके। कहाँ से कहाँ तक चली है बेटा? मुंबई टू थाने, ओके, याद रखेंगे। और बेटा कौन सा टाइम पीरियड था? लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्रॉबैक्स दिखते हैं, फिर भी क्या प्रॉब्लम्स थी बेटा? एडवर्सली अफेक्ट हुआ, लोग क्या थे बेटा, सेल्फ सफिशिएंसी खो गए, आत्मनिर्भरता खो गए अपने ऊपर। अनडाउटेडली एक्सपेंडिंग हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, पर बच्चे उसका बहुत कम यूज़ या उसका बहुत कम बेनिफिट इंडियन लोगों तक पहुंचा। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट किसको मिला बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को। और ह्यूज इकोनॉमिक लॉस क्यों? अब खुद सोचिए, आपके पास एक फंड है और आप सारा का सारा फंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें तो रोडें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, बाकी चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया, सर्विस सेक्टर पे नहीं ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? सिर्फ यही डेवलप होंगे ना, बाकी होंगे नहीं ना, इसलिए इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं बेटा, आई होप चैप्टर आपको समझ में आया। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, ओके। By the time of Indian won its independence, the impact of 2 century British colonial rule was already showing all the aspect of the Indian economy. कम से कम 2 सेंचुरी तो मान ही सकते हैं, यानी 200 साल, बेटा से 200 साल से ज़्यादा राज किया था। 1600 के आसपास ये आ गए थे, है ना, और 1947 में गए थे, अंडरस्टूड है। बट इस टाइम थोड़ा कम था, स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद द सरप्लस लेबर, एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी थी, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स नहीं थे, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं थी, सब ट्रेडिशनली अपना रहे थे, ठीक। चलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइम फॉर मॉडर्नाइजेशन। बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही स्लो थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें बेटा, वो बेचारा भी मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और भाई इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए रो रहा था, ठीक है। रो रहा था इन द सेंस रियल में नहीं, मतलब उसको नीड थी इन सब चीज़ों की, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं दिख रहा था, है ना। और बेटा रैम्पेंट मीन्स होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल मैनर में है, जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अनकंट्रोल, ओके, बहुत तेज़ी से। तो बेटा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, ठीक है। एंड इन अ नटशेल, शॉर्ट में अगर हम बात करें बेटा, द सोशल लैंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। जब हम आज़ाद हो गए
कब हुआ आज़ाद हम बेटा? 15 अगस्त 1947, राइट बच्चा? तब हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस थे, वी डोंट हैव अ करेक्ट पॉलिसीज़, वी डोंट हैव अ करेक्ट प्रोसीजर, हम कैसे ओवरकम करें, है ना? क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन है, हमारी जीडीपी डाउन है, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से नहीं चल रही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है, हमारे पास मॉडर्नाइजेशन नहीं है, टेक्निक्स नहीं है। तो इन सबको हमें बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ की नीड थी। ओके, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर ऑल ऑफ यू। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई एम ट्राइंग। मैं लेक्चर प्रिपेयर होते जाएंगे, मैं डालती जाऊँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।